नमस्कार दोस्तों, डीपीएस कठुमर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हम डेली जो नई वीडियो देते हैं उनका सबसे पहले आप लाभ उठाएं। डियर स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8 का सब्जेक्ट विज्ञान से चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। देखिए, फसल उत्पादन और प्रबंधन में हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, हम जीवित रहने के लिए, प्रत्येक सजीव जीवित रहने के लिए भोजन करता है। क्या करता है? भोजन करता है। भोजन से हमारे शरीर को, सजीव के शरीर को ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा का उपयोग सजीव विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में करता है। जैविक प्रक्रम जैसे पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, जनन है, बहुत सारी जो जैविक क्रियाएं हैं, पोषण है, बहुत सारी जैविक क्रियाओं में, जैव प्रक्रमों में भोजन द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग मानव द्वारा किया जाता है। अब आप प्रश्न होगा आपका कि सर, ये भोजन प्राप्त कहां से होता है, भोजन को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो देखिए स्टूडेंट, भोजन जो होता है वो दो प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जा सकता है। एक तो स्वपोषी और एक परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण कहने का मतलब अपना पोषण स्वयं द्वारा किया जाता है। ऐसे पोषण को स्वपोषी पोषण भी कहते हैं। अर्थात जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पेड़ पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाया जाता है और हरे पेड़ पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की एक प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वपोषण कहलाती है। स्वपोषण। हरे पेड़ पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे नील हरित शैवाल होते हैं कुछ, जिनमें पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये स्वयं भोजन की निर्माण की क्रिया स्वपोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वपोषण कहलाती है। ये हरे पेड़ पौधों द्वारा किया जाता है। अब बात यह आती है कि सर, और भोजन, और जो जीव जंतु हैं और सजीव हैं, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, वो अपना भोजन कैसे करते हैं, उनको भोजन कहां से प्राप्त किया होता है? तो बेटा, और जो जीव जंतु होते हैं वो जो भोजन प्राप्त करते हैं वो भोजन इन हरे पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते। कहां से प्राप्त करते हैं? हरे पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। हरे पेड़ पौधे ही भोजन का उत्पादन करते हैं। कुछ जीव जो कि मांसाहारी होते हैं वो अन्य जीव जंतुओं से भी भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ जीव केवल पेड़ पौधों से ही भोजन प्राप्त करते हैं। जो जीव केवल हरे पेड़ पौधों से ही भोजन प्राप्त करते हैं वो शाकाहारी जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? शाकाहारी। जो जीव केवल हरे पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं शाकाहारी जीव कहलाते हैं। दूसरे कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं? अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, अन्य सजीवों से प्राप्त करते हैं। तो उनको कहते हैं हम मांसाहारी जीव। ये केवल भोजन के रूप में मांस का आहार करते हैं, अर्थात दूसरे जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये हो गए मांसाहारी जीव। कौन से हो गए? मांसाहारी जीव। तीसरे जीव आते हैं बेटा सर्वाहारी जीव। सर्वाहारी जीव। ये जीव बेटा भोजन के रूप में पेड़ पौधों को भी लेते हैं और जीव जंतुओं को भी लेते हैं। ये जीव भोजन के रूप में पेड़ पौधों को भी काम में लेते हैं और
जीव जंतुओं से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से परपोषण जो होता है, परपोषण 3 प्रकार का होता है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। बात यह आती है कि सर जो पेड़ पौधे जो भोजन देते हैं वो कैसे देते हैं, किस प्रकार से हमें भोजन की पूर्ति होती है। तो देखिए, हमारे देश, विश्व की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो इस अत्यधिक भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, इस अत्यधिक भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें इन पेड़ पौधों के उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। जिन पेड़ पौधों से हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उन पेड़ पौधों के उचित प्रबंधन द्वारा, उनकी उचित देखभाल द्वारा, उनके अच्छी किस्मों के उत्पादन से, उनकी अच्छी किस्में हम उत्पन्न करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और उस विश्व की जनसंख्या को, संपूर्ण जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए अधिक भोजन की आवश्यकता महसूस हो रही है। जबकि हमारे पास जो भोजन उत्पन्न करने के जो संसाधन है, अर्थात जो जमीन है, अर्थात ये कहा जाए जो जिस भूमंडल पर हम पैदावार कर रहे हैं उसकी कमी आती जा रही है। तो कम भूमि पर अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न कृषि पद्धतियों की, विभिन्न कृषि प्रबंधन की आवश्यकता महसूस हुई। तो उसी कड़ी में आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जैसे जैसे वृद्धि हुई है, कृषि पद्धतियों का भी विकास हुआ है। नई नई कृषि पद्धतियां हमारे परिवेश, हमारे जीवन में आई हैं। विभिन्न प्रकार के उपकरण, विभिन्न प्रकार के औजारों की हमें आवश्यकता महसूस हुई। क्यों? क्योंकि हमें उत्पादन बढ़ाना है। उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च किस्म के बीजों की भी आवश्यकता है। सिंचाई पद्धतियां भी ऐसी होनी चाहिए जो कम खर्च में अधिक से अधिक सिंचाई की जा सके, और साथ साथ जल संसाधन, जिसकी आज लगातार कमी होती जा रही है, तो कम जल से पौधे को अधिक से अधिक मात्रा में जल उपलब्ध हो सके। तो इस प्रकार की कृषि पद्धतियों का विकास किया जा रहा है। तो बेटा, बात यहां सबसे पहले यह आती है कि जो भोजन देने वाले पौधे हैं, इनको उगाया कैसे जाता है। तो बेटा, ये भोजन देने वाले जो पौधे होते हैं, ये किसी बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं, किसी बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं, और इन्हें किसी बड़े क्षेत्र में उगाकर फसल उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहली बात यह आती है बेटा, यहां का फसल कहते किसे हैं? फसल क्या है? फसल क्या है? देखिए, फसल क्या होती है? यदि किसी एक ही किस्म के पौधों को, यदि किसी एक ही किस्म के पौधों को किसी बड़े भूभाग पर एक साथ उगाया जाए, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? फसल कहलाती है। क्या कहलाती है? वो पौधे क्या कहलाते हैं? फसल कहलाते हैं। कहने का मतलब, ध्यान से देखिए कि एक ही किस्म के पादपों को यदि किसी बड़े भूभाग पर या किसी बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। क्या कहलाता है? वो पौधे क्या कहलाते हैं? फसल कहलाते हैं। यदि एक ही किस्म के
यदि एक ही किस्म के पादपों को किसी बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है तो वह फसल कहलाती है। क्या कहलाती है? फसल कहलाती है। क्या कहलाती है? फसल कहलाती है। यदि ये ध्यान से देखिए, एक ही किस्म के पादप को यदि किसी बहुत बड़े क्षेत्र में हम उगाएं तो वो किसका रूप ले लेती है? फसल का रूप ले लेती है। जैसे मान लीजिए किसी खेत में, किसी फील्ड में हमने गेहूं के पौधे बो दिए तो वो क्या कहलाएगी? गेहूं की फसल। जैसे उदाहरण के रूप में हम क्या कह सकते हैं? गेहूं की फसल। बात करें किसी क्षेत्र में हमने बाजरा बो दिया, बाजरे की फसल उगा दी तो वो क्या कहलाएगी? बाजरे की फसल। क्या कहलाएगी? बाजरे की फसल। ठीक, तो अब आपकी समझ में आया होगा फसल किसे कहते हैं। किसी बड़े क्षेत्र में एक ही किस्म के, एक ही प्रकार के पादपों को हम किसी बड़े क्षेत्र में बो दें, उगा दें तो वो क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे, जैसे हमने एक खेत में, किसी फील्ड में हमने गेहूं की फसल बो दी तो वो क्या कहलाएगी? गेहूं के बीज बो दिए तो वो गेहूं की फसल कहलाएगी। यदि किसी क्षेत्र में हमने बाजरा बो दिया, बाजरे के पौधे उगा दिए तो क्या कहलाएगी? बाजरे की फसल कहलाएगी। यदि किसी खेत में मान ले सरसों के बीज बो दिए तो वो सरसों की फसल कहलाएगी। तो इस तरह से ये फसल हुई। बेटा फसलें बहुत प्रकार की हैं, फसलें बहुत प्रकार की हैं। जैसे सब्जी वाली फसलें, औषधीय फसलें, कुछ औषधीय फसलें हैं जिनसे औषधियां प्राप्त की जाती हैं। सब्जियां जो हैं, सब्जी जिनसे प्राप्त की जाती है वो सब्जी वाली फसलें। कुछ अनाजी फसलें हैं जिनसे अनाज प्राप्त किया जाता है, जैसे गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का, ये सारी अनाज वाली फसलें हैं। सब्जी वाली फसलें जैसे आप उदाहरण टमाटर, बैंगन, भिंडी, बहुत सारी कद्दू, ये बहुत सारी फसलें हैं जो सब्जियां प्राप्त की जाती है तो सब्जी वाली फसलें। मसाले वाली फसलें, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनसे केवल क्या प्राप्त किए जाते हैं? मसाले प्राप्त किए जाते हैं, जैसे मिर्च है, हल्दी है, अदरक है। बहुत सारी फसलें हैं जिनसे मसाले प्राप्त किए जाते हैं। औषधीय फसलें जिनसे केवल औषधियां प्राप्त की जाती हैं, जैसे सिनकोना है, और भी हैं। कुछ फलें जिनसे फल प्राप्त होते हैं, फलों के लिए फसल को उगाया जाता है, जैसे आम है, बेर है, अमरूद है, चीकू है। बहुत सारी फसलें, अंगूर है, जिनसे केवल क्या प्राप्त किए जाते हैं? फल प्राप्त किए जाते हैं। तो ये फलों वाली फसलें हुई। कुछ चारे वाली फसलें भी हैं जिनसे पशुओं के लिए चारा प्राप्त किया जाता है। घास जो उगाई जाती है वो चारे के लिए उगाई जाती हैं। तो इस तरह से ऋतुओं के आधार पर भी फसलों को वर्गीकृत किया गया है, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि ऋतुओं के आधार पर फसलों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। लेकिन हम तीन प्रकार से अध्ययन करेंगे फसलों का। आपके सिलेबस में दो हैं, लेकिन मैं आपको तीन बता रहा हूं कि ऋतुओं के आधार पर फसलों को तीन भागों में बांटा गया है। मुख्यतः दो हैं ऋतुओं के आधार पर। ऋतु देखिए, भारत की जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ कहीं आर्द्रता है, कहीं सूखा है, कहीं कम वर्षा होती है, कहीं ज्यादा वर्षा होती है। तो उसी प्रकार क्षेत्र विशेष में फसलें उगाई जाती हैं। तो उनका हम अध्ययन करते हैं, ऋतुओं के आधार पर फसलें। ऋतुओं के आधार पर फसलें। ऋतुओं के आधार पर फसलें बेटा मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक है रबी की फसल,
रबी की फसल। देखिए बेटा, रबी की जो फसल है, ये रबी की फसल सर्द ऋतु में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है? सर्द ऋतु में उगाई जाती है। तो यह फसल सर्द ऋतु में उगाई जाती है, अर्थात सर्द ऋतु में उगाई जाने वाली सर्दी के मौसम में उगाई जाने वाली जो फसल है उसको क्या कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। यह फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? सर्द ऋतु में, सर्दी के मौसम में इसको उगाया जाता है। या ये कह सकते हैं यह फसल अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है। फरवरी मार्च में काटी जाती है। जो ये रबी की फसल है बेटा, सर्द ऋतु में बोई जाती है और इसको सर्दी की फसल या सर्द ऋतु की फसल भी कह सकते हैं। नाम है इसका रबी की फसल। ये जो फसल है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च तक काटी जाती है। ध्यान रहे, ये फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काटी जाती है। जैसे आप जानते होंगे सभी, इसके अंतर्गत गेहूं बोया जाता है, जौ बोए जाते हैं, चना बोया जाता है। जौ, गेहूं, चना, मटर इसी के अंतर्गत आता है, मटर बोया जाता है, सरसों बोई जाती है इसी के अंतर्गत। तो आदि जो फसलें हैं, ये कैसी फसलें हैं? सर्द ऋतु की फसलें हैं। इन्हें रबी की फसल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? रबी की फसल कहते हैं। अर्थात सर्दी की ऋतु में बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? रबी की फसल कहलाती है। क्या कहलाती है? रबी की फसल कहलाती है। ठीक। दूसरी फसल आती है बेटा खरीफ की फसल। कौन सी है? खरीफ की फसल। ये जो फसल है बेटा वर्षा ऋतु में बोई जाती है। यह फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। कब बोई जाती है बेटा? वर्षा ऋतु में बोई जाती है। अर्थात इस फसल को जून जुलाई में बोया जाता है और यह फसल सितंबर अक्टूबर तक काटी जाती है। इसे वर्षा ऋतु की फसल भी कहते हैं। खरीफ की फसल कब बोई जाती है बेटा? यह फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु में बोई जाती है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि ये जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर तक काटी जाती है। काटी जाती नहीं आया समझ में आपको? दो प्रकार की फसल पढ़ी है हमने, रबी की फसल और खरीफ की फसल। रबी की फसल सर्द ऋतु में बोई जाती है, सर्दी के मौसम में बोई जाती है, जिसके अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों इत्यादि फसलें आती हैं। खरीफ की फसल ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है और जून, या ये कह सकते हैं जून जुलाई में तो बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। कब काटी जाती है? सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। जैसे देखो उदाहरण के रूप में देखें हम, बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, तिल आदि फसलें कब बोई जाती हैं? ये बेटा वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? वर्षा ऋतु में ये फसलें
बोई जाती हैं। तो हमने दो प्रकार की फसलें पढ़ी, रबी की फसल और खरीफ की फसल। कौन कौन सी? रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो मुख्यतः दो ही प्रकार की फसलें हैं। एक फसल और होती है जिसको कहते हैं हम जायद की फसल। क्या कहते हैं बेटा? जायद की फसल। मुख्यतः दो ही हैं। नंबर 3 है जायद की फसल। ये फसल बेटा बहुत शॉर्ट समय की होती है। ये ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। कब बोई जाती है? ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। इस फसल के अंतर्गत अधिकांशतः सब्जियां आती हैं। क्या आती हैं? सब्जियां आती हैं। इस फसल को फरवरी मार्च में बोया जाता है और जून लास्ट में ये समाप्त हो जाती है। जून तक समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब इसके अंतर्गत अधिकांशतः सब्जी आती है। सब्जियों में भिंडी है, लौकी है, खरबूजा है, इन फसलों, ककड़ी है, ये इस फसल के दौरान बोई जाती हैं। जैसे ककड़ी, लौकी, खरबूजा, आदि। ये जो फसलें हैं सब्जी वाली फसलें हैं, कब बोई जाती हैं? जायद की फसल इसे कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। फरवरी मार्च में इनको बोया जाता है और जून तक ये समाप्त हो जाती हैं। जून तक लास्ट तक ये फसलें पूर्णतः पक के समाप्त हो जाती हैं। तो ऋतुओं के आधार पर हमने मुख्यतः दो प्रकार की फसलें पढ़ी। वैसे 3 प्रकार की हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। मैं समझता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बेटा देखिए, फसल पैदा करने के लिए, फसल को उगाने के लिए, फसल को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्य खेत में भी किए जाते हैं, अन्य रूप से भी किए जाते हैं। विभिन्न कार्यों का संपादन किया जाता है। तो इनको क्या कहते हैं हम? विभिन्न कृषि पद्धतियों का उपयोग किया जाता है और उन कृषि पद्धतियों द्वारा उच्च उत्पादन क्षमता वाले फसलों का विकास किया जाता है। तो बात आती है कृषि पद्धतियां किसे कहते हैं? कृषि पद्धतियां कि कृषि पद्धतियां किसे कहते हैं? कृषि पद्धतियां किसे कहते हैं? देखिए, फसल उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए जितने भी क्रियाकलाप किए जाते हैं अथवा जो कार्य किए जाते हैं वो कृषि पद्धतियां कहलाते हैं। ध्यान से देखिए, फसल उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए किए गए क्रियाकलाप, कृषि पद्धतियों के अंतर्गत फसल उगाने के लिए किए गए क्रियाकलाप अथवा कार्य क्या कहलाते हैं? कृषि पद्धतियां कहलाते हैं। कृषि पद्धतियां कहलाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान जो क्रियाकलाप करता है, जिन कार्यों को संपादित करता है, वो सारे कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? कृषि पद्धतियों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? कृषि पद्धतियों के अंतर्गत आते
कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? कृषि पद्धतियां कितने प्रकार की हैं, क्या हैं, इनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं कि यहाँ में दिक्कत है, हम आपकी परेशानी को दूर करेंगे। धन्यवाद।